So we were discussing the pneumatics and hydraulics so far. In the industry, we use three methods for transmitting power from one point to another. Mechanical transmission is through shafts, gears, chains, belts, etc. Electrical transmission is through wires, transformers, etc. इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जिसमें आप जो पावर की ट्रांसमिशन करते हैं आप उसको जो है वो एसी में करते हैं और फिर एसी में क्यों करते हैं कि आपका जो है वो ट्रांसफार्मर अवेलेबल होता है, वोल्टेज आप कर लेते हैं, आप वोल्टेज करने से करंट कम हो जाता है और करंट कम होता है तो लाइन लॉसेज आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल इस तरह से। अब एच वी ट्रांसमिशन भी आ गई है खैर। तो कन्वेंशनली एसी को हम ट्रांसमिट करते थे वोल्टेज को अप डाउन करके। यानी फ्लूइड पावर में अगर हम देखें, फ्लूइड पावर जो, हाँ, फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन जो का हाइड्रोलिक्स में आएगा, जिसमें लिक्विड, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक इसमें आ जाएंगे, जिसमें लिक्विड्स और गैस यानी फ्लूइड इसको कहते हैं, लिक्विड या गैस दोनों फ्लूइड्स में आते हैं, फ्लो करने वाले इन आ कन्फाइंड स्पेस। अच्छा, आगे देखते हैं जनाब। हम इसमें पहले तो देखते हैं कि एक फोर्स होती है, फोर्स हमने पढ़ा ये सारा बेसिक्स में। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। फिर प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया इज़ मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है वो होता है पैस्कल लॉ। वो भी हम देखते हैं कि पैस्कल लॉ क्या कहता है। अब इसमें एस जो है वो इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि कितना इसमें डिस्प्लेस होता है। ठीक है, फ्लूइड आपका कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो ये डिस्टेंस आपका जो है ना वो S1 कहलाएगा और एरिया आपका मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, आगे देखते हैं पैस्कल लॉ। पैस्कल लॉ कहता है कि अगर प्रेशर जो होता है ना लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे इक्वल होता है, यानी अगर जितना प्रेशर इधर होगा ना उतना ही प्रेशर आपको इधर मिल जाएगा। तो पैस्कल लॉ ये कहता है कि एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, प्रेशर इन इक्वल टू प्रेशर आउट। ठीक है, जितना प्रेशर आपने इधर लगाना है, यानी फोर्स ओवर एरिया की जो रेशो इधर होगी, फोर्स ओवर रेशियो की एरिया, फोर्स ओवर एरिया की रेशो इधर होगी, यानी ये दोनों रेशोज इक्वल होंगी। अच्छा, अगर ये रेशोज इक्वल होंगी तो फिर आप यहाँ पे जो है वो एफ इन लगाएं, और ए इन आपको पता है, आपको ए आउट भी पता है, तो आप एफ आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ इन ओवर ए इन, ये प्रेशर एट दिस साइड, लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू एफ आउट ओवर ए आउट, प्रेशर एट दी राइट साइड, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अच्छा, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि ये एक टिपिकल हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके अंदर हमने देखा था एक टैंक होता है, ठीक है, रिजर्वायर है, फिर एक पंप लगा होगा, यहाँ पे एक फ़िल्टर भी लगाना है। ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है, यहाँ पे एक फ़िल्टर होगा जो कि आगे लाइंस को ख़राब ना करे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो उसको रिमूव कर देगा। और फिल्टर में भी होता है कि फ़िल्टर की टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर होते हैं। फिर फ़िल्टर का जो होता है क्राइटेरिया वो होता है माइक्रोन, कि कितने माइक्रोमीटर का पार्टिकल उससे गुजर जाता है, उसे कहते हैं माइक्रोन्स के अंदर होते हैं फ़िल्टर, कि इतने माइक्रोन का फ़िल्टर है, इतने माइक्रोन का फ़िल्टर है, यानी इस साइज़ का पार्टिकल गुजर जाएगा, इससे इससे जो ऊपर वाले साइज़ का होगा वो नहीं गुजर सकेगा। अच्छा, फिर पंप लग गया। पंप ने क्या किया कि पंप ने इस प्रेशर को देना है आगे सिलेंडर को। अब आपने सिलेंडर की मूवमेंट करवानी है या अपवर्ड या डाउनवर्ड, यानी आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब वो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व के थ्रू। इसलिए इसका नाम क्या है? डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व। यू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ योर एक्चुएटर। अब ये जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर क्या होता है कि एक्चुएट करने वाली कोई चीज़, यानी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, जो कि इसमें सिलेंडर हैं। आप देखेंगे इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोटरें होती हैं, ठीक है, मोटर्स भी एक्चुएटर होंगे, वेल्व्स आपके एक्चुएटर हैं। ठीक है, आपके डैम्पर्स होते हैं, जो डैम्पर होते हैं, ये इसमें कैनोपी के अंदर जो एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एचवीएसी वगैरह के अंदर भी डैम्पर उन्हें बोलते हैं, वो जो है एक्चुएटर कहलाते हैं। तो एक्चुएटर, ठीक है। तो कंट्रोल लूप भी ऐसे ही होता है ना कि सेंसर होता है और कंट्रोलर होता है और एक एक्चुएटर होता है। तो ये एक्चुएटर हैं आपके ना। ये कौन सा सिलेंडर है? डबल एक्टिंग सिलेंडर इसको बोलेंगे, इसमें स्प्रिंग नहीं है। अच्छा, अब अगर इसको आपने ऊपर को मूव करवाना है तो प्रेशर नीचे दें, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर दें और यहाँ से वेंट करा दें। और अगर नीचे को मूव कराना है तो ऊपर वाली पोर्ट पे प्रेशर दे दें और नीचे से वेंट करा दें। तो अब वो आप कैसे कंट्रोल करोगे? इस डायरेक्शनल डीसीवी के थ्रू। ये स्पूल वेल्व है, ये हमने डिस्कस किया था, ये स्लाइडिंग स्पूल वेल्व कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी फर्दर, इसको एलेबोरेट कर रहा है, ये उसकी इन डेप्थ है। अच्छा, हाँ, अब एक्चुअल सर्किट आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है ये पंप लगा हुआ है आपका, जो कि यहाँ से ऑयल ले रहा है,
और ये आगे रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, फ्लो कंट्रोल वाल्व सॉरी लगा हुआ है। फ्लो कंट्रोल वाल्व के बाद एक ये रिलीफ वाल्व लगा हुआ है जो कि सेफ्टी के लिए, कि अगर ओवर प्रेशर हो जाए लाइन तो एक्स्ट्रा प्रेशर वापस चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, डीसीवी। उसके बाद फिर फर्दर ये एक चीज़ लगी हुई है 7 नंबर पे, थ्रोटल वाल्व। फर्दर फ्लो की ये थ्रोटलिंग कर रहा है, उसको फर्दर फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। थ्रोटल का मतलब वो ये होता है कि फ्लो को कंट्रोल करना है, ऐसे जैसे आप समझ लें इसको, थ्रोटलिंग मींस कि आप जो है उसको फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये आमतौर पे जो होते हैं बटरफ्लाई वेल्व्स, ये वेल्व्स की भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें ज़रूरत है इस कोर्स के अंदर ना वेल्व्स के नॉलेज की भी। तो बटरफ्लाई वेल्व जो हैं वो बड़े थ्रोटलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो डिस्क होती है एक, तो डिस्क को आपको पूरा खोल दें तो सारा फ्लो आगे चला जाता है। डिस्क को आप 45 एंगल पे खोलें तो हाफ फ्लो आगे जाता है, और डिस्क को आप फुली क्लोज कर दें 90 डिग्री पे तो वो फ्लो रुक जाता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, अब इसमें जो है आपका ये प्रैक्टिकल सर्किट इस तरह का होगा, और उसको आपने ड्राइंग उसकी बनानी है, उसको कागज़ के ऊपर बनाना है, तो इस तरह से बनाएंगे आप कि ये आप सिंबल यूज़ करेंगे पंप का। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये उसको मोटराइज्ड पंप है, इसको ये मोटर चला रही है, एम मोटर चला रही है इसको, और इसके आगे ये एक सिंबल है, ये 3 नंबर की इस चीज़ का फ्लो कंट्रोल वाल्व है। फिर उसके बाद रिलीफ वाल्व लगा हुआ है जो कि इसके सम्प में एक्स्ट्रा प्रेशर अगर लाइन में आएगा तो उसको यहाँ पे वो सम्प में भेज देगा। अच्छा, अब इसकी भी फर्दर इसमें डेप्थ है कि सेफ्टी वाल्व जो होते हैं ना, ये एक होता है रिलीफ वाल्व, एक होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व, एक होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर सेफ्टी वाल्व होता है 10 टाइप का, यानी या वो पूरा खुल जाता है या वो पूरा बंद हो जाता है। लेकिन जो रिलीफ वाल्व होता है ना वो प्रोपोर्शनली खुलता है, यानी जितना सेट पॉइंट उसका है लिमिट, उससे ऊपर जितना प्रेशर होगा वो उसको वेंट कर देगा, बाद में मतलब उतना ही खुलेगा, वो पूरा नहीं खुलेगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है सेफ्टी वेल में और रिलीफ वेल में, एनी हाउ। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया जनाब आपका प्रेशर इस पोर्ट पे, इस पोर्ट से अब ये देखें, ये 3 वे, ये 5/3 वेल्व है, यानी 3 पोजीशन, और कितनी पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स हैं, सॉरी 1 2 3 4 पोर्ट्स हैं। तो मिड पोजीशन क्या है, क्लोज्ड। अगर आप इसको राइट वाला जो है राइट वाला स्प्रिंग एक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा कि आपका सिलेंडर राइट को मूव कर जाएगा, क्यों, आपकी ये वाली पोर्ट से प्रेशर जो है ना इधर चला जाएगा। अब यहाँ ये भी अक्सर लगाया होता है, ये फ्लो कंट्रोल जो है ना, ये जो फ्लो होता है उसका जो वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए होता है कि सिलेंडर को कितना वॉल्यूम भेजना है। सिलेंडर की भी तो है ना कि एक रिक्वायरमेंट, उससे ज़्यादा नहीं हमने वॉल्यूम भेजना, तो ये इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ से अगेन ये बहुत आगे इसकी फर्दर डेप्थ है, लेकिन वो इस कोर्स का पार्ट इसमें नहीं फॉल करेगी, वो एक हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का सेपरेट कोर्स होता है, उसके अंदर इसको फर्दर डेप्थ में एक एक चीज़ को जो है वो देखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ से जो है आपका वापस हो जाएगा ऑयल, ठीक है, सम्प के अंदर, ये स्प्रिंग एक्शन से। और अगर आप इस लीवर को एक्चुएट कर देंगे तो क्या होगा, तो उस सूरत में ये वाली पोर्ट इधर चली जाएगी, यानी आपका जो ये प्रेशर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका ये वाली पोर्ट है ये वेंट को चली जाएगी, यानी आपका सिलेंडर लेफ्ट को मूव कर जाएगा। तो आप देखने के इस तरह से हम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू जो है वो डायरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं सिलेंडर की अपने। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ सिंबल्स होती हैं, जैसे ये इसकी जो है वो सिंबल्स होंगी। और इसको एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ये कोशिश करता हूँ, हाँ। अच्छा, अब इसमें हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर, चेक वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, फिल्टर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर देखें इसमें वो डार्कनेस नहीं है, अगर ये होती ना वो मोटर वगैरह होती है आप सॉरी हाइड्रोलिक होती, हाइड्रोलिक में जो है ना ये होना था, ये डार्क होनी थी। तो न्यूमेटिक मोटर है, ठीक है। उसके बाद ओपन लिक्विड रिजर्वायर, रिजर्वायर में जिसमें तेल वगैरह पड़ा होता है, ऑयल वगैरह पड़ा होता है। अच्छा, आगे देखते हैं, ये देखें, अब ये इस सर्किट से भी बड़ा अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये हम थोड़ा न्यूमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेटिक्स में सर्किट तो उसी तरह गई है, हाइड्रोलिक में ऑयल होगा, न्यूमेटिक में कंप्रेस्ड एयर होगी। अब ये देखें, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई है, ये आपकी पी पोर्ट है, और एक ये आपकी वेंट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी इसे कहते हैं, इसको वेंट पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है, अब इसमें मिड पोजीशन में क्या होगा, बंद होगा, सिलेंडर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ठीक है। अब लेकिन अगर आप इसको राइट करते हैं, राइट वाला ये वाला इसे एक्चुएट करवाते हैं, तो क्या होगा कि आपका सिलेंडर जो है वो लेफ़्ट को मूव कर जाएगा, ठीक है, यानी ये प्रेशर इधर चला जाएगा और इवेंट इधर आ जाएगा। और अगर आप इसको लीवर दबाते हैं तो आपका सिलेंडर जो है, लीवर दबाएंगे तो आपका सिलेंडर राइट को मूव हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर फिर इधर से थ्रू होगा और यहाँ से वेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर का कंट्रोल होगा, न्यूमेटिक जो सर्किट है। अच्छा, और अब ये उसको फर्दर डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्लोज है,
इस कंडीशन के अंदर क्या है कि आपके पिस्टन राइट को मूव करेगा। राइट को कैसे मूव करेगा, आपने ये लेफ़्ट साइड से इसको एक्टिवेट करवा दिया ना, तो ये आपका राइट को मूव कर जाएगा। और इसको अगर आप राइट साइड से एक्टिवेट करवा देंगे तो ये आपका लेफ़्ट को पिस्टन मूव कर जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। और ये आपकी कंप्रेस्ड एयर इसमें यूज़ होगी। अगर हाइड्रोलिक सर्किट होता तो क्या लगना था, पंप लगना था, फिल्टर लगना था, ऑयल रिजर्वायर होना था, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगना था, और यहाँ पे भी एक फ़्लो कंट्रोल जो है वाल्व यहाँ पे भी लगना था इसकी लाइन के ऊपर ना। तो अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब ये देखिए, ये हाइड्रोलिक सर्किट को दिखा रहा है कि हाइड्रोलिक सर्किट आ गया, इसमें ऑयल रिजर्वायर है, फिर फिल्टर है, फिर आपका हाइड्रोलिक पंप है और मोटर है, फिर उसके बाद ये प्रेशर रिलीफ वाल्व लग गया जो इसको रिजर्वायर, रिटर्न टू रिजर्वायर, इसको सम्प भी बोलते हैं, SUMP सम्प, ठीक है। और यहाँ से प्रेशर आपका इसकी वजह से जो है, अगर यहाँ पे ओवर प्रेशर होगा तो वो ये यहाँ से वापस हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भाई कितने बाय कितने का है, 2x2 का है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग कंडीशन क्या है, नॉर्मली इसे कहेंगे नॉर्मली क्लोज वाल्व है ये, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है ना, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, नॉर्मली क्लोज पोजीशन है। जैसे आप इसके लेवर को, या हैंड एक्चुएटर है, यानी हाथ से आपने इसको प्रेस करना है, जैसे अपने हाथ से प्रेस करेंगे तो ये थ्रू हो जाएगा, जैसे थ्रू होगा तो आगे सिलेंडर की बजाय क्या लगी हुई है, हाइड्रोलिक मोटर, यानी ये ऑयल फिर यूं जाके हाइड्रोलिक मोटर को घुमाएगा और वापस रिजर्वायर में आ जाएगा। मोटर का कल भी मैंने आपको बताया था, मोटर जैसे 3 फेज़ मोटर होती है, उसको 3 फेज़ सप्लाई दें, उसने घूमना शुरू कर देना है। ये हाइड्रोलिक मोटर है, इसको ऑयल की सप्लाई देंगे, इसमें घूमना शुरू कर देना है। तो ये हाइड्रोलिक मोटर होगी आपकी। अच्छा अब थोड़ा सा कंपैरिजन है हाइड्रोलिक सिस्टम्स का और न्यूमेटिक सिस्टम्स का। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, इट एम्प्लॉयज अ प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूइड। इट न्यूमेटिक में क्या होगा, इट एम्प्लॉयज अ कंप्रेस्ड एयर, यूजुअली एयर एज अ फ्लूइड। अगेन कंप्रेस्ड एयर की भी दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, प्लांट एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर। प्लांट एयर में हम ड्राइनेस का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एयर है उसमें ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसका ड्यू पॉइंट कितना होगा, -40 फ़ारेनहाइट, यानी ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे वो जो गैस है उसका पहला कतरा लिक्विड का बनता है, ठीक है, यानी वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। एन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट्स एट प्रेशर अप टू 700 बार, यानी इसमें 700 बार तक प्रेशर चला जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, 5 to 10 बार तक होता है। फिर उसके बाद जनरली डिज़ाइंड एज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, एंड यूजुअली डिज़ाइंड एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जो है वो ये वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, ठीक है, वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन कर लें, जैसे ये आपका ऑयल इसमें वापस आएगा रिजर्वायर के अंदर, इसमें हम एयर जो होती है ना, एयर का तो कोई, अगर तो एयर का रिजर्वायर है तो वो भी क्लोज सर्किट है, लेकिन एयर का नॉर्मली हम रिजर्वायर रखते ही नहीं है। तो ये एक आप नोट कर लेंगे, डिज़ाइंड एज एन ओपन सिस्टम, यानी हम एयर को वेंट कर देंगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक और ख्याल रखना है कि अगर तो वो एयर का सिस्टम है, अक्सर जैसे ऑयल एंड गैस का मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ हमारे जो गैस वेल्स होते थे वहाँ पे एयर की जगह हम गैस यूज़ करते थे एज एन इंस्ट्रूमेंट एयर, यानी हम गैस को यूज़ करते थे। तो वो भी न्यूमेटिक ही कहलाता है, ठीक है, लेकिन उसमें एयर की जगह गैस आ जाती है। अब गैस उसमें फिर ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसमें हम गैस को जो है ना वो नॉर्मली मतलब उस, खैर वो कंट्रोल की जो गैस होती है वो तो कम होती है, उसको हम वेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्लांट्स के अंदर जो है वो गैस को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर पे वेंट नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि वो आपके लिए, अब गैस अगर आप वेंट करते हैं प्लांट की तो क्या होगा कि अगर कोई वहाँ पे माचिस चला दे या सोर्स आ जाए तो आग लग सकती है। तो इसलिए जो गैस होती है ना बल्क में, उसको जला के एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ऑयल एंड गैस प्लांट्स के अंदर फ्लेयर की टिप्स होती हैं, फ्लेयर स्टैक होते हैं, जिसमें गैस को जला के बाहर फेंकते हैं और उसमें एक पायलट हर वक्त जलता रहता है, यानी उसमें एक शोला होता है। ऑयल एंड गैस प्लांट का अक्सर आप मूवीज़ के अंदर या टीवी के अंदर जब भी ऑयल एंड गैस के प्लांट को देखेंगे आपको वो एक शोला जलता हुआ नजर आएगा। तो उसकी वजह यही होती है कि वो पायलट होता है जो कि कंट्रोल सर्किट होता है, जो इस चीज़ का इंश्योर करता है कि आपका फ्लेयर स्टैक जाग रहा है, ठीक है। और अगर प्लांट ट्रिप हो जाएगा तो आपकी गैस जो है एनवायरनमेंट को एज इट इज़ नहीं जाएगी, जल के जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं। द सिस्टम स्लोज डाउन व्हेन द लीकेज अकर्स, ठीक है, द लीकेज डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम मच, देखें क्योंकि ये ओपन सर्किट डिजाइन है इसने, इसमें लीकेज का इतना इफेक्ट नहीं है। वेब ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट, वेल ऑपरेशंस आर इजी, heavier in weight, lighter in weight. Pneumatics are used to provide pressurized liquid. Compressors are used to provide compressed gases. Automatic lubrication is provided. Special arrangements for the lubrication are needed. अच्छा
फिर आगे हम मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उनका कंपैरिजन देखते हैं कि एक मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें इनपुट एनर्जी क्या होते हैं, आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें मोटर वगैरह भी होते हैं। और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आईसी इंजन, वाटर और गैस टरबाइंस होते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेटिक्स में क्या होते हैं कि आईसी इंजन, प्रेशर टैंक। और हाइड्रोलिक में क्या होते हैं, आईसी इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और एयर टरबाइंस। तो ये इसके इनपुट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, मैकेनिकल में लिवर्स, गियर्स, शाफ्ट्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल में केबल्स और मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसके थ्रू। न्यूमेटिक में पाइप्स और हॉजेज होती हैं, और हाइड्रोलिक में भी पाइप्स और हॉजेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी कैरियर क्या होता है, रिजिड एंड इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूमेटिक में एयर है, हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक लिक्विड्स हैं। आपको पावर टू वेट रेशो पुअर, फेयर, बेस्ट, बेस्ट, मतलब इसमें जो है वो हम पावर टू वेट रेशो आप देखें कि सबसे इन दो में जो है वो ज़रा पावर ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है इनके अंदर ना, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक, तभी तो ये यूज़ हो रहे हैं। फिर इसके फर्दर पैरामीटर हैं, टॉर्क है, स्टिफनेस है, रिस्पॉन्स स्पीड, रिलेटिव कॉस्ट, कंट्रोल एंड मोशन टाइप, ठीक है। मेनली रोटरी, लीनियर और रोटरी, और लीनियर और रोटरी। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम में भी फर्दर कंपैरिजन देख, न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होगा, सिलेंडर एनर्जी सप्लाई पर से यहाँ से नीचे से ऊपर चलते हैं। एनर्जी सप्लाई क्या है जी, न्यूमेटिक में ऑयल पंप होता है, इलेक्ट्रिक में बैटरी होगी, ठीक है। उसके बाद वो चली एनर्जी जाएगी इनपुट एलिमेंट को, जो कि आपका बटन वेल्व है, यहाँ पे कोई बटन या स्विच हो सकता है। फिर वो फर्दर आगे जाती है प्रोसेसिंग को, सिग्नल कंडीशनिंग, जिसमें लॉजिक वेल्व्स लगे होते हैं, और इसमें ओप एम्प यूज़ हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिक में। फिर वो फर्दर आगे जाती है तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स को में डायरेक्शनल वेल्व होते हैं न्यूमेटिक में, जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं, डायरेक्शनल वेल्व्स। और इलेक्ट्रिक में क्या होते हैं कि ट्रांजिस्टर्स और कॉन्टैक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर्स और कॉन्टैक्टर जो होते हैं ना, वो रिले की बड़ी फॉर्म होती है, यानी उसकी एक कंट्रोल कॉइल होती है, और इसमें दो तीन मेन कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि पावर फ्लो के लिए होते हैं। जैसे आप इस वो नॉर्मली ओपन होते हैं, जैसे आप इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे तो वो नॉर्मली जो ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मोटर को ऑन ऑफ कराते हैं, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। एनी हाउ आगे चलते हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर स्टार्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्शन वगैरह, तो ये उसका एक पार्ट है कॉन्टैक्टर। अच्छा, उसके बाद आगे तो न्यूमेटिक्स में सिलेंडर हैं, और इलेक्ट्रिक में मोटर्स हैं, लीनियर मोटर हैं। तो ये कंपैरिजन है कि न्यूमेटिक सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा, ये वाले आपको न्यूमेटिक सिस्टम में मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही न्यूमेटिक में ऑयल पंप नहीं, यहाँ पे कंप्रेसर होना चाहिए, ये कंप्रेसर होगा इधर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक में जो है वो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक्स के मतलब जो है वो फ़िलहाल हमारा इतना ही पार्ट भी हमने हमारा शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा हम वापस प्रोसेस पे आते हैं। इससे पहले हम पीआईडी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि पीआईडी जो कंट्रोल है वो हमने पीआईडी कंट्रोलर को पढ़ा था, प्रोसेस को पढ़ा था, पीआईडी कंट्रोलर को पढ़ा था, और फिर हमने इसकी ट्यूनिंग देखी थी। अब पीआईडी कंट्रोलर आपने किसी प्रोसेस पे लगाना है तो उसके लिए पहले आपको ना प्रोसेस की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये प्रोसेस किस तरह का है। वो कहते हैं ना कि एक ही छड़ी से सबको नहीं हाँकना चाहिए, वैसे यहाँ पे है कि मतलब एक ही फार्मूला हर एक पे फिट नहीं होता, ठीक है। तो आपको जिस भी प्रोसेस पे जौन सा कहते हैं ना कि आप हर इंसान को भी एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, हमें हर बंदे को ट्रीट करने के लिए उसको उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ पे भी आप जो है हर प्रोसेस को एक ही, जिसे कहते हैं ना, तरीके से नहीं आप ट्रीट कर सकते। आपको जो है ना पहले देखना पड़ेगा कि प्रोसेस की नेचर क्या है, ये प्रोसेस किस तरह का है, इसकी नेचर क्या है, प्रोसेस की क्या नेचर है। तो ये प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि प्रोसेस की नेचर को समझना कि प्रोसेस कितनी किस्म के होते हैं। जो मेजर इसकी टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स हैं। जो प्रोसेस की जो मेजर टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स हैं। एक होते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग, दूसरे होते हैं इंटीग्रेटिंग, तीसरे होते हैं रनअवे। ये तीन तरह के प्रोसेसेस नॉर्मली होते हैं, ठीक है। अब इस perhaps the most important rule of the controller tuning is to know the process before attempting to adjust the controller's tuning। पहले प्रोसेस को तो समझ लें भाई, प्रोसेस को समझेंगे तो सही कंट्रोलर डिज़ाइन कर पाएंगे ना। अगर आपको प्रोसेस का ही नहीं पता तो आप उल्टा सीधा कंट्रोलर डिज़ाइन कर देंगे, उससे कभी भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस टाइप्स इज डिफाइंड बाय इट्स रिस्पॉन्स टू अ स्टेप चेंज इन द मैनिपुलेटेड वेरिएबल। मैनिपुलेटेड वेरिएबल के अंदर आपने क्या करना है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल को आपने स्टेप चेंज आपने देनी है, स्टेप चेंज आपने क्या करनी देनी है। तो इसमें आता है कंट्रोल वेल पोजीशन और स्टेट ऑफ द सम अदर
फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अच्छा, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ये आगे हम फर्दर डिटेल में भी देखेंगे। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस रिस्पॉन्स, यानी आपने स्टेप चेंज नहीं, स्टेप फंक्शन क्या होता है, जैसे जो 0 से 1 होता है स्टेप फंक्शन, ठीक है, स्टेप u ऑफ t जो होता है। तो अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस रिस्पॉन्स टू अ स्टेप चेंज इन द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स स्टेटस बाय सेटलिंग टू अ न्यू स्टेबल वैल्यू। तो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस को अगर आप चेंज देंगे ना, तो वो दोबारा से एक स्टेबल वैल्यू को में एक जिसे कहते हैं ना स्टेबल हो जाएगा न्यू वैल्यू पे। अच्छा, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस क्या होगा कि इंटीग्रेटिंग प्रोसेस में इंटीग्रेशन हो रही होती है, यानी वो जमा होना शुरू हो जाएगा, इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस रिस्पॉन्स बाय रैम्पिंग आइदर अप और डाउन एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स स्टेप चेंज। अच्छा, फाइनली क्या है, रन अवे। ये रन अवे जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जिसमें पॉजिटिव फीडबैक होती है, यानी आपका इन्वर्टेड पेंडुलम जो होता है, ठीक है, उसको आप हल्का सा छेड़ दें तो वो गिर सकता है ना, तो ये वो प्रोसेस को कहते हैं रन अवे प्रोसेस। रन अवे प्रोसेस रिस्पॉन्ड्स बाय रैम्पिंग आइदर अप और डाउन at a rate that increases over time, headed towards complete instability without some form of corrective action from the controller। अच्छा, अब PID कंट्रोलर के जो पैरामीटर्स हैं, PID tuning parameter that may work well to control a self-regulating process, for example, will not work well to control an integrating or runaway process, no matter how similar any other characteristics of the process may be। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब ये देखें कि ये आपका फ्लो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप का ये कंट्रोलर लगा हुआ है, इसने ना एक कंट्रोल मैनेज कर रहा है। अब होता क्या है कि आप आउटपुट पे एक स्टेप चेंज देते हैं, वेल को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, तो क्या होता है कि फ़्लो आपका इंक्रीज़ करके एक न्यू वैल्यू को जो है वो अप्रोच कर जाता है और स्टेबल हो जाता है, यानी फ़्लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस कहलाता है। और अच्छा, अब इस पे इसकी फिर सारी थ्योरी है, तो उसकी समरी मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेसेस आर characterized by their natural ability to stabilize at a new process variable value following changes in the control element value or load। self-regulating processes absolutely require integral control action। इसमें आपको ज़ाहिर है इंटीग्रल एक्शन चाहिए होगा। why? to eliminate the offset, to eliminate offset between process variable and the set point, you need I action in that controller। P तो इसमें ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत प्रोसेस के अंदर ही है, लेकिन आपको I एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो फास्टर इंटीग्रल एक्शन रिजल्ट्स इन क्विकर एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट। तो आप इंटीग्रल एक्शन बढ़ाते हैं, यानी इंटीग्रल गेन बढ़ाते हैं या रीसेट टाइम कम करते हैं। ये हमने पढ़ा होगा ना सर, पिछले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस किया था, इनके यूनिट्स को, प्रोपोर्शनल गेन, प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल टाइम, इंटीग्रल गेन, डेरिवेटिव टाइम, डेरिवेटिव गेन, ये हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं ना PID की इक्वेशंस के अंदर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन मस्ट आना, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इसलिए इसकी अच्छे तरीके से PID कंट्रोल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। PID कंट्रोलर का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के लिए आइडियल है। अच्छा, एनी हाउ, तो ये तो एक एग्ज़ाम की मोटिवेशन थी। ये प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो PID जो होते हैं ना, PID कंट्रोलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सारा डिटेल में। अच्छा, आगे चलते हैं। फास्टर इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन रिजल्ट्स इन क्विकर एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट। The amount of integral controller action tolerable in a self-regulating process depends on the degree of time lag in the system। Too much integral action will result in, ये याद रखिएगा, अगर आप प्रोपोर्शनल एक्शन भी बढ़ा देंगे टू मच, तो उससे भी ऑसिलेशंस पैदा हो जाएंगी, जैसे वो हमने अल्टीमेट गेन वाला प्रोसीजर देखा था। और अगर आप इंटीग्रल एक्शन भी टू मच बढ़ा देंगे तो ऑसिलेशंस उससे भी पैदा हो जाएंगी। तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देना कि उससे ऑसिलेशंस पैदा हो जाएं। और इसका एक और नुकसान भी होता है कि आपका जो सेटलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, यानी आपका जो सिस्टम है वो थोड़ी देर बाद जाके सेटल होता है। अच्छा, फिर दूसरा प्रोसेस कौन सा है जी, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी इंटीग्रेशन हो रही होती है, प्रोसेस की इंटीग्रेशन आपकी जो है वो हो रही होती है कि प्रोसेस इंटीग्रेट हो रहा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये टैंक है, ठीक है, और ये एक वेल्व है और इससे फ्लो, इनकमिंग फ्लो है और एक कांस्टेंट आउटफ्लो है। आप क्या करते हैं कि इनकमिंग फ्लो वाला जो वेल्व है इसको थोड़ा सा खोल दें मज़ीद, तो अब क्या होगा, फ्लो आता ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था कि पहले अगर बैलेंस था, जितना फ्लो इन था उतना फ्लो आउट था, अब आपने वेल्व ओपन कर दिया, और तो उससे क्या होगा कि ये इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। तो एक दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस। मास बैलेंस ये होता है कि जितना मास इन है उतना मास आउट, ठीक है, और एनर्जी बैलेंस ये होता है कि जितनी एनर्जी इन उतनी एनर्जी आउट।
अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आप, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये लिक्विड का लेवल अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? आपने इनकमिंग ज़्यादा कर दी, आउटगोइंग कम कर दी। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस तरह के प्रोसेस को इंटीग्रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो प्रोसेस वेरिएबल है, जो लेवल है, वो इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जो वॉल्यूम है, इसका जो टैंक का वॉल्यूम है डी वी बाई डी टी, इट इज़ इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट, यानी क्यू इन माइनस क्यू आउट, जो चेंज इन वॉल्यूम है। अगर क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज़ ज़ीरो। अगर क्यू इन ज़्यादा है क्यू आउट से तो चेंज इन वॉल्यूम इज़ पॉजिटिव। अगर क्यू इन कम है क्यू आउट से तो चेंज इन वॉल्यूम इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट, या आप इसके इंटीग्रेशन कर लें डेरिवेटिव के, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इन माइनस क्यू आर डी टी। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है कि जिसमें जो प्रोसेस वेरिएबल है वो इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। हाँ, अब इसका जो है देखें, इसका ये देखें हमने क्या किया कि स्टेप चेंज दिया, तो इसका पीवी इंटीग्रेट होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद आपको जो है, अब आपने कंट्रोलर लगा दिया, जिसकी वजह से जो है ना आपके आगे जाके ये कांस्टेंट हो गया। ये कंट्रोलर लगा के आपने क्या किया, अपनी जो आउटगोइंग फ्लो है उसको भी आपने मैनेज किया, यानी आपको अपना आउटगोइंग जो वेल्व है उससे आपने जो इनकमिंग हो रही थी उसको आपने जो है वो कंट्रोल किया है। या तो इस इनकमिंग वेल को वापस बंद करें, ठीक है, या इस आउटगोइंग वेल्व को थोड़ा सा खोल दें। तो आउटफ्लो डिटरमिन्ड बाय द लिक्विड लेवल इन दी वेसल। तो अब इसकी समरी करेंगे कि इंटीग्रेटिंग प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैम्पिंग ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल इन द रिस्पॉन्स टू अ स्टेप चेंज इन द कंट्रोल एलिमेंट वैल्यू और लोड। This integration occurs as a result of either mass flow imbalance or energy flow imbalance in and out of the process. Integrating processes are ideally controllable with proportional controller action only. यानी इस पर आपको इंटीग्रल एक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही एक इंटीग्रल एक्शन लगा हुआ है। अब आपने सिर्फ इस पर क्या करना है कि एक प्रोपोर्शनल एक्शन लगाना है। Integral action guarantees set point overshoot in a purely integrating processes. Some integral controller action will be required in integrant to compensate for the load changes. थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रल एक्शन, बट मेजरली ये आपका जो प्रोपोर्शनल एक्शन है उससे कंट्रोल होगा। द अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल एक्शन टॉलरेबल इन एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ टाइम लैग एंड प्रोसेस नॉइज इन द सिस्टम। Too much proportional action will result in oscillations and or erratic control element motion. ज़्यादा नहीं आपने लगाना, बस थोड़ा सा आपने प्रोपोर्शनल एक्शन लगाना है टाइम लैग को देखते हुए। कि टाइम लैग का मतलब ये हो कि इनपुट और आउटपुट में जो डिले है उसके रिस्पॉन्स में, और प्रोसेस की नॉइज़, यानी उसमें कितना नॉइज़ है। अच्छा, एन इंटरप्टिंग प्रोसेस इंटीग्रेटिंग प्रोसेस विल बिकम सेल्फ रेगुलेटिंग इफ सफिशेंट नेगेटिव फीडबैक इज नेचुरली इंट्रोड्यूस्ड। अगर आप सफिशेंट नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग बन जाएगा। जैसे ये देखें, ये सेल्फ रेगुलेटिंग आपने बना लिया इसको, ये प्रोपोर्शनल एक्शन से हुआ है। और अगर आप इसको जो है वो सेट पॉइंट पे वापस लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें इंटीग्रल एक्शन लगाना पड़ेगा, जिससे ये थोड़ा सा ऑफसेट भी रिमूव हो जाएगा। An integrating process will become self-regulating if sufficient negative feedback is naturally introduced. This usually takes the form of loads varying with the process variable. अच्छा, आगे चलते हैं जी, रन अवे प्रोसेसेस। तीसरा, पहला प्रोसेस क्या था, सेल्फ रेगुलेटिंग। दूसरा प्रोसेस क्या था आपका, इंटीग्रेटिंग। तीसरा प्रोसेस है आपका रन अवे। रन अवे में देखेंगे पेंडुलम है, इसको अगर आप हल्का सा भी छेड़ देंगे किसी भी डायरेक्शन में तो ये एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज करके अनस्टेबल हो जाएगा। ये देखें, आपने हल्का सा स्टेप चेंज दिया है इसको, इधर या इधर मूवमेंट, कार्ड की मूवमेंट की, तो क्या होगा, पीवी पहले थोड़ा नीचे आया, ठा करके, जैसे कहते हैं ना एक्सपोनेंशियली जो है ना वो इंक्रीज़ करके, ठा करके जी, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ये होते हैं अनस्टेबल सिस्टम्स, जैसे चेन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बॉम्ब के अंदर, वो मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये भी आप देखें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है आपकी, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल नहीं है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो प्रोसेस वेरिएबल एक्सेलरेट्स, वर्ड यूज़ कर रहा है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेट्स इन वन डायरेक्शन। अच्छा, अब इसकी समरी ये है, पूरी डिस्कशन के बाद जो समरी, जो टेक अवे पॉइंट्स है वो ये हैं कि रन अवे प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सपोनेंशियल रैम्पिंग ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेप चेंज टू द कंट्रोल एलिमेंट वैल्यू और लोड्स। This run away occurs as a result of some form of positive feedback happening inside the process. तो अगर आप इस प्रोसेस का, अगर आप कंट्रोल सिस्टम से एनालिसिस करेंगे, या आपकी लैब का पीक एक्सपेरिमेंट है, तो आप देखेंगे कि इसका एक जो पोल होगा ना, पोल वो राइट हाफ प्लेन पे होगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल है।
हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर लगाते हैं जिससे हम वो जो राइट हाफ लेन का पोल होता है ना उसको लेफ्ट हाफ लेन पे लेकर आते हैं। यानी जो राइट हाफ लेन का पोल होता है ना उसकी कैंसिलेशन करते हैं हम, बेसिकली हम पोल जीरो कैंसिलेशन करके उसकी जो अनस्टेबल पोल्स हैं वो ख़त्म कर देते हैं सिस्टम के। अब वो कैसे होंगे, वो इसी तरह से होते हैं कि इसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव एक्शन जो है वो लगाना पड़ता है। और डेरिवेटिव एक्शन बेसिकली क्या होते हैं कि एस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ वगैरह ऐड करते हैं, और इंटीग्रेशन जो होती है 1/s होती है। तो वो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पोल ऐड कर रहे होते हैं। तो अच्छा, दिस रन अवे अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फीडबैक हैपनिंग इनसाइड द प्रोसेस। रन अवे प्रोसेसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल एक्शन अलोन। आप इन्वर्टेड पेंडुलम पे ये पीएल कंट्रोलर लगाते हैं, आपका इन्वर्टेड पेंडुलम कभी भी सारी ज़िंदगी आपसे कंट्रोल नहीं होगा। जो मर्जी करते रहें, जिस तरह मर्जी ट्यूनिंग करते रहें, ये नहीं कंट्रोल होगा जब तक कि आप इस पर डेरिवेटिव नहीं लगाते। क्योंकि जैसे इसमें चेंज आना शुरू होगा, यहाँ पे हल्का सा उसमें चेंज आएगा, तो डेरिवेटिव एक्शन क्या करेगा कि उस चेंज के कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी आउटपुट जनरेट करेगा और इसको स्टेबल रखेगा। ठीक है, इट ऑलवेज रिक्वायर्स डेरिवेटिव फॉर स्टेबिलिटी। सम integral control action will be required in runaway processes to compensate for load changes. ठीक है, some integral control action will be required in runaway processes to compensate for load changes. A runaway process will become and some integral action will be required in runaway process to compensate for load changes. थोड़ा सा integral action भी वो कहता है कि load changes में जो आती हैं उसको compensation के लिए आपको चाहिए होगा। Runaway process will become self regulating if sufficient negative feedback is naturally introduced, as in case with water moderated fission reactors. तो ये रिएक्टर्स की एग्जांपल थी इसमें। वो खैर हम इन्वर्टेड पेंडुलम से हमने इसको प्रोसेस समझने की कोशिश कर ली है कि हम समझ गए कि रन अवे प्रोसेस क्या होता है। तो ये तीन तरह के प्रोसेस हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रन अवे। तो कहीं भी आपने कंट्रोलर लगाना है पीआईडी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेरी प्रोसेस की नेचर क्या है, फिर आपने कंट्रोलर उस पर फिट करना है और उसकी ट्यूनिंग करनी है। अदरवाइज़ आप करते रहेंगे, कंट्रोलर लगा लेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, आपका कंट्रोलर स्टेबल नहीं बनेगा, आपका सिस्टम ना आपका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आएगा जब तक कि आपको इस चीज़ का नॉलेज ना हो। अच्छा, फिर एक इसमें टर्म होती है इंटेग्रल वाइंड अप। अब इंटेग्रल वाइंड अप क्या चीज़ होती है? देखें, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक वक्त आएगा ना जब वो सैचुरेट हो जाएगी। जैसे ट्रांजिस्टर में होता है कि आपका आईबी के साथ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक वक्त आता है कि आपका आई सी जो होता है ना वो सैचुरेट हो जाता है, वो कहता है मेरी बस हो गई भाई, मतलब वो सैचुरेशन पे पहुंच जाता है। तो ये इंटीग्रल वाइंड अप भी जो है वो सैचुरेशन है, क्योंकि कंट्रोलर की आउटपुट जा रही है एक्चुएटर को, आपने इंटीग्रल एक्शन लगाया हुआ है, अब वो इंटीग्रेशन ऐड हो जा रही हो जा रही, तो एक वक्त ऐसा आता है जिसपे वो वाइंड अप हो जाती है। इंटीग्रल वाइंड अप का मतलब ये हो कि वो सैचुरेट हो जाता है आपका, यानी आपका जो एक्चुएटर होगा वो फुल ओपन हो जाएगा, या वो फुल ओपन हो गया, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर क्लोज होना है तो फुल क्लोज हो गया, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन अगर एडअप हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको रीसेट करना पड़ता है। तो उसमें आपको जो है ज़ाहिर है, अगर उसमें 30 ऐड हो गया कंट्रोलर, तो उसमें आपको फिर -30 उसको देना पड़ेगा ताकि वो रीसेट हो, जो उसका इंटीग्रल एक्शन इतना ज़्यादा जो है ना उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल वाइंड अप आल्सो नोन एज इंटीग्रेटर वाइंड अप और रीसेट वाइंड अप refers to the situation in a PID feedback controller where a large change in set point occurs, say a positive change, and the integral term accumulates a significant error during the rise of wind up, thus overshooting and continuing to increase as this accumulated error, इसको हम क्या बोलेंगे, accumulated error is unwound offset by errors in other direction, यानी आपको नेगेटिव उसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि भाई उसको आप एक लीनियर रीजन में दोबारा लेकर आए अपने कंट्रोल को। द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज़ द एक्सेस ओवरशूटिंग, यानी आपका कंट्रोल वाल्व जो है ना उसमें एक्चुएटर जो है वो इसमें सफ़र करेगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड बाय इनिशियलाइजिंग द कंट्रोलर इंटेग्रल टू अ डिजायर्ड वैल्यू, फॉर इंस्टेंस टू द वैल्यू बिफोर द प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट इन अ suitable ramp, disabling the integral function until to be controlled process variable has entered the controllable region, preventing the integral term from accumulating above or below predetermined bounds, यानी आप एक बाउंड लगा दें कि भाई इंटीग्रल एक्शन इधर तक जमा हो सकती है, इससे आगे उसको जमा ही ना होने दें। बैक कैलकुलेटिंग द इंटीग्रल टर्म टू कंस्ट्रेन द प्रोसेस आउटपुट विद इन द फिजिबल बाउंड्स।
अब अकरेंस के हमें बता रहा है कि इंटीग्रल वाइंड अप पर्टिकुलरली अकर्स एज अ लिमिटेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम्स कंपेयर्ड विद द आइडियल सिस्टम्स ड्यू टू द आइडियल आउटपुट बीइंग फिजिकली इम्पॉसिबल, जिसे प्रोसेस सैचुरेशन बोलते हैं, the output of the process being limited at the top and bottom of its scale, making the error constant. For example, the position of a valve cannot be any more open than fully open and also cannot be closed than more fully closed. In this case, anti-wind up, क्या बोलते हैं इसको, anti-wind up can actually involve the integrator being turned off for periods of time until the response falls back into an acceptable range. This usually occurs when the controller's output can no longer affect the control variable, or if the controller is part of a selection scheme and it is selected right. Integral windup has more of a problem in analog controllers. Within modern distributed control systems and programmable logic controllers (PLCs), it is much easier to prevent integral windup by either limiting the controller output or by using external reset feedback, which is a means of feedback the selected output to the integral circuit. तो ये होता है इंटीग्रल वाइंड अप। आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि इंटीग्रल वाइंड अप से क्या मुराद है, कि आपने जो इंटीग्रेटर लगाना है ना उसकी लिमिट आपने देनी है। ये ना हो गया आप उसकी लिमिट ना दें और वो जमा होता रहे तो पता चले जी वो सैचुरेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो और आपका जो कंट्रोलर होगा उसका वो कंट्रोल लूप आपका इनफेक्टिव हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, फिर ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज ही हम कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्स एक्टिंग होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग से क्या मुराद है कि अगर आपका पीवी इंक्रीज़ हो तो आपका जो आगे आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। जैसे अगर आपका लेवल बढ़ जाए सेट पॉइंट से, तो जो ड्रेन वाला वेल्व है, इसकी एग्जांपल ली हुई थी पहले भी, तो ये उतना ही प्रोपोर्शनली ओपन होगा। अगर लेवल बढ़ जाएगा तो ये वेल्व भी ओपन हो जाएगा ताकि लेवल अपने सेट पॉइंट पे वापस आए। तो अगर पीवी इंक्रीज़ करे और आउटपुट भी इंक्रीज़ करनी चाहिए, इस तरह की जो कंट्रोल लूप होगा ना, इसको LIC, ये हम ये पढ़ेंगे पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, उसमें हम ये देखेंगे ये कंट्रोल लूप कैसे बनाते हैं। बेसिकली ये जो है ना, ये LT का मतलब है ये लेवल ट्रांसमीटर है, PV मीन्स प्रोसेस वेरिएबल, ये सिग्नल इसको दे रहा है। अब LIC का मतलब है कि ये कंट्रोलर है, लेवल कंट्रोलर, ठीक है, लेवल कंट्रोलर, और इसका एक सेट पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका SPA सेट पॉइंट। ये कहाँ से आ रहा है, ये PLC से या DCS से आ रहा है। ये DCS हैं, दो बंदे बैठे हुए हैं। DCS से ये वाला जो सिग्नल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक का होता है, इसका मतलब ये कोई 4 to 20 मिली एम्पेयर है। वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये एक और सिग्नल है, आई थिंक ये फील्ड बस का सिग्नल है, ये लेट मी रिमाइंड इट। तो ये बेसिकली जो इसका डिज़ाइन होता है ना तार का, ये इलेक्ट्रॉनिक का, ये शायद इसमें थोड़ा सा इसने मिस्टेक फिर की हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मली 4 to 20 मिली एम के होते हैं, और ये 4 to 20 मिली एम का इसको सेट पॉइंट मिल गया, और उससे एक आउटपुट जनरेट हुई, वो भी 4 to 20 मिली एम वाली होगी जो कि इसको मिलेगी। तो ये हम सारा PNID को जब हम डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमने इसको ड्राइंग पे कैसे लिखना है, इस कंट्रोल लूप को हमने ड्राइंग पे कैसे लिखना है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं रिवर्स एक्टिंग कंट्रोलर। रिवर्स एक्टिंग कंट्रोलर में क्या होगा कि देखें, अब वही टैंक का लेवल है, लेकिन अब आप उसके लेवल को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इनकमिंग से। तो अगर आपका सेट पॉइंट से PV बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस वेल को बंद करना होगा कि भाई इनकमिंग कम करो, ठीक है, क्योंकि लेवल बढ़ रहा है। तो ये आपको देखें, PV बढ़ा तो आपका जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ होगी, इसको कम ओपन करेगी। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्टिंग, यानी PV इंक्रीज़ करे और अगर कंट्रोलर की आउटपुट जो है डिक्रीज़ करे तो इसको हम कहते हैं रिवर्स एक्टिंग। तो मैंने ये किया हूँ मैं एलन ब्रेडले के ऊपर, उसमें ये पूछता होता था PID कंट्रोलर की ट्यूनिंग करते वक्त, जो है उसमें ये पूछा करता था कि ये डायरेक्ट एक्टिंग है या रिवर्स एक्टिंग है। तो ये हमें बताना होता है फॉर प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ दी योर कंट्रोल लूप कि ये डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर है या रिवर्स एक्टिंग जो है वो आपका कंट्रोलर है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा सा ड्राइव्स को टच करेंगे, जो कि AC ड्राइव्स होती हैं और DC ड्राइव्स प्रोसेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और फिर उसके बाद हम फर्दर जो प्योर प्रोसेस है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, प्रेशर लेवल, टेम्परेचर और फ्लो कंट्रोल की तरफ। फिर PNIDs आएंगी आपकी, यही ड्राइंग्स वगैरह आएंगी, इसको जो है मैं भी रिफ़्रेश करूँगा थोड़ा सा अपना नॉलेज। और फिर उसके बाद PNIDs के बाद जो है वो आपकी आ जाएंगी कंट्रोल सिस्टम्स आ जाएंगे, जिसमें PLC आ जाएगी। फिर PLC को हम डिस्कस करेंगे, और PLC के बाद SCADA सिस्टम आ जाएगा, फिर SCADA के बाद DCS आ जाएगा,
सॉरी पीएलसी के बाद डीसीएस, फिर स्काडा सिस्टम, फिर सेफ्टी सिस्टम आएगा, और फिर जो मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इंटेलिजेंट जो एआई है जिसके अंदर ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है प्रोसेस कंट्रोल के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे कि हम एआई कैसे लगाएंगे प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। सो आज के अंदर जो है, आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।